हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ गोदी मीडिया के एडिटर इन चीफ ने केपी शर्मा ओली का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में गोदी मीडिया के एंकर ने तमाम टेढ़े मेढ़े बेकार के सवाल केपी शर्मा ओली से पूछे, जिसका जवाब केपी शर्मा ओली ने बेबाकी से दिया और उनके घटिया सवालों का जवाब कुछ ऐसे दिया कि उनका भी मुंह बंद हो गया। और भारत में और नेपाल में दोनों जगह आम लोगों के बीच में भी भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में लगातार बातचीत होती है और ख़ास तौर पर भारत के लोग इस समय ज़रूर ये चाहेंगे कि वो ओली जी की बात सुने। तो ओली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे और आप तो अक्सर रामायण के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। ये अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे नेपाल के मन में कोई बात खटक रही है। जैसे अचानक से परिवार में होता है ना कि छोटे भाई को अचानक कोई बात खटकने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आपको ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस दौर से गुजर रहे हैं इस समय? देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में छोटे बड़े ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। आपको बता दें कि ये वही गोदी मीडिया है जो ओली को लेकर भी चीनी एम्बेसडर के साथ संबंधों की बात किया करते थे। अब वही नेपाल पहुंच के केपी शर्मा ओली का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें भारत के इस प्रमुख गोदी मीडिया के एंकर को जवाबों के जूते खाने पड़े। इनके कुछ क्लिप्स आप देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता, इसलिए उस पर बॉस का। और आपको लगता है कि बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है? और हमारे संस्कारों में तो बड़े छोटे का हमेशा जो प्रेम बना रहता है। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई हुए, तो आप भी कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं। जी, लेकिन मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा कि इस तरह का वायलेशन एलएसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपाल ने नहीं किया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाले है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। आपको मैं समझाऊं, दिल्ली ने 8वां एडिशन अपना मैप पब्लिश करवाया। कश्मीर और लद्दाख का बात था, वहीं पर सीमित रहता हो जाता। फिर नेपाल का टेरिटरी, उसमें नेपाल का टेरिटरी को शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमने उस नक्शे के ऊपर डिप्लोमेटिक नोट भेजा, वार्ता का प्रस्ताव रखा और वार्ता के जरिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। दोनों तरफ हमारे मित्र हैं,
हम दोनों मित्र के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हटाने में और संबंधों को, ऐसा ही तो कहते हैं सबसे बड़ा ताकत क्या है, मित्रता। आपको ऐसा लगता है कि आप शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ इस तरह की मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप कोई रोल निभा सकते हैं एज ए न्यूट्रल एम्पायर? हाँ, ऑफ कोर्स। पर वो कैसे होगा? हम दोनों बात करेंगे कि आप लोग बातचीत पर बैठ जाइए, हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़े तो भी मैदान का नुकसान ही होगा, हाथी अगर मिल गए तो भी मैदान का नुकसान ये मिल गए तो भी नुकसान होगा, ये इसको हम कटा देंगे। हाथी अगर लड़ेंगे तो मैदान का नुकसान तो होगा। ए टू जाइंट नेबर्स, ये बड़े पड़ोसी लड़ने लगे तो उसका नकारात्मक असर तो हमको पड़ेगा ही। इसलिए हम चाहते हैं कि अब एशिया का जमाना है, अपने खुद को विकास करना चाहिए। कल का विकास था दूसरा का रिसोर्स लूट कर ले जाना, दूसरा का मैन पावर, दूसरा का रिसोर्स, दूसरा का प्रॉपर्टी लूट कर धन कमाना। ये था कल का विकास का मॉडल। आज का विकास का मॉडल है खुद को करना होगा विकास के काम। खुद को करने के लिए शांति चाहिए, मित्रता चाहिए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट, कोई तनाव रहित वातावरण होना चाहिए। तभी विकास को तीव्रता दे सकते हैं, हम गति दे सकते हैं। इसलिए अपने देश के अंदर में हो या पड़ोस में, पड़ोसी से हो या अपने अंदर हो, शांति हो तो हम विकास को गति दे सकते हैं। शांति नहीं है तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हम आप मित्र हैं मगर संदेह है आपके ऊपर, साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा। मित्र के नाम में बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी। आपको किसके साथ अच्छी नींद आ रही है आजकल? आजकल का बात नहीं, नेपाल जो चीन या भारत? नेपाल जो अस्तित्व में है वो संतुलित नीति के साथ, न्यूट्रलिटी, ये तटस्थता की नीति के साथ किसी का पक्ष नहीं लेना। फिलहाल ये अच्छा नहीं लग सकता है, फिलहाल हमारा साइड क्यों नहीं दिया, हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोला। हाँ, ताकत लगाओ, हमको क्यों नहीं बोला, वोटिंग क्यों नहीं किया। ये हो सकता है फिलहाल के लिए, मगर अगर आप उसका दीर्घकाल का नतीजा देखें तो हमारा न्यूट्रलिटी, हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे।